पहले मकामी मेकअप में थीं और वो दोनों पाकेशिया से काफरिस्तान तकरीबन 1 घंटा पहले पहुंची थीं। जोलिया ने पाकेशिया से फोन करके कांट होटल में डबल बेडरूम बुक करा लिया था। चुनांचे वो दोनों एयरपोर्ट से सीधी कांट होटल पहुंच गई थीं। उन्होंने वेटर को हॉट कॉफी लाने का कह दिया था और उस वक्त वो दोनों हॉट कॉफी के इंतजार में बैठी थीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा जो अंदर से लॉक नहीं किया गया था खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। उसने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर सलाम किया और फिर हॉट कॉफी के बर्तन मेज पर लगाने शुरू कर दिए और फिर खाली ट्राली एक साइड पर खड़ी करके वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। साले ने कॉफी बनाना शुरू कर दी। फिर एक कप हॉट कॉफी उसने जोलिया के सामने रखा और दूसरा उसने अपने सामने रख लिया। ये इतना बड़ा शहर है जोलिया, हम यहाँ किस तरह जैनी गारशा और रामचंद्र को तलाश करेंगे? रामचंद्र तो यहाँ का मकबूल नाम है, इसलिए सैकड़ों हजारों रामचंद्र हो सकते हैं। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? साले ने काफी सिप करते हुए कहा। अखबार में इश्तिहार दे देंगे कि जो बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो साले बेइख्तियार हंस पड़ी। तुमने भी इमरान भाई के पैटर्न पर बातें करना शुरू कर दी हैं, साले ने हंसते हुए कहा। तुम जो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले सवाल पूछने बैठ गई हो, जोलिया ने कहा, वो भी साथ साथ काफी सिप करती जा रही थी। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि काफरिस्तानी फॉरेन एजेंट नाट्रान को फोन करके कह देते हैं कि वो रामचंद्र स्मगलर को तलाश करे, साले ने कहा। ये काम चीफ खुद भी कर सकता था, लेकिन उसने हमें कहा है तो इसमें कोई खास बात होगी। उसने हमें हुक्म दिया है कि हमने ये काम करना है और वाकई हमने करना है, जोलिया ने बाएतमाद लहजे में कहा। लेकिन उसका क्या तरीका होगा? कहाँ से शुरू करोगी? साले ने इस कदर झुंझलाए हुए लहजे में कहा। झुंझलाने की जरूरत नहीं है। लेडी जोन्स ने जिस आदमी का रेफरेंस दिया था, क्या नाम था? रमेश। उसे फोन करके उससे मुलाकात का वक्त ले लेते हैं। फिर उससे मुलाकात करके जिस अंदाज में आगे चलना पड़ा चलेंगे। काम बहरहाल करना है, लेकिन काम को ज़हन पर सवार कर लेने से उल्टा आदमी परेशानी और डिप्रेस हो जाता है और यकीनी अंदाज में काम भी नहीं कर सकता। इसलिए इजी रहो, जोलिया ने कहा और फिर कॉफी का खाली कप मेज पर रखकर उसने फोन का रिसीवर उठाया। उसका एक मखसूस बटन प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ब्लैक ईगल क्लब का नंबर दें, जोलिया ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। यस, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बताकर फोन बंद कर दिया गया। तो जोलिया ने हाथ बढ़ाकर करेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ब्लैक ईगल क्लब। चंद लम्हों बाद राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं आपके क्लब के चीफ सुपरवाइजर जिनका नाम रमेश है से बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम कलसूम है, जोलिया ने अपना फर्जी नाम बताते हुए कहा। होल्ड करें मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, रमेश से बात करें। चंद लम्हों बाद एक बार फिर वही निस्वानी आवाज सुनाई दी। हेलो, रमेश बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से लेडी जोन्स ने तुम्हें फोन किया होगा। मेरा नाम कलसूम है, जोलिया ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा, क्योंकि काफरिस्तान आने से पहले वो एक बार फिर लेडी जोन्स से मिली थी। ओह आप? यस मैडम, हुक्म फरमाइए। रमेश का लहजा यकलख्त मुतबाना हो गया। मैडम जोन्स ने मुझे बताया था कि तुम कुछ अरसा पहले स्मगलिंग में खासे इन रहे हो और तुम कई स्मगलरों को अच्छी तरह जानते हो, जोलिया ने कहा। मैडम, चेहरा शनासी की हद तक तो शायद सबको आदमी जान ले, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इस धंधे से मुतल्लिक अफराद के बारे में तफसील कैसे मालूम की जा सकती है? रमेश ने जवाब देते हुए कहा। मैडम जोन्स ने तुम्हें फोन किया था तो क्या तुम्हें उस स्मगलर का नाम नहीं बताया था जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं? जोलिया ने कहा। बताया तो था, लेकिन रमेश ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा तो जोलिया समझ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
तुम्हें उसका मुंह मांगा मुआवजा मिलेगा, जोलिया ने कहा। शुक्रिया मैडम। रामचंद्र को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो अभी स्मगलिंग के धंधे से मुंसलिक है और लालचंद ग्रुप से उसका ताल्लुक है, रमेश ने मालूमात देते हुए कहा। मुझे ये नहीं मालूम करना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त रामचंद्र कहाँ है, किसके साथ है और उसका हुलिया क्या है, जोलिया ने कहा। ये मालूम किया जा सकता है लेकिन उस पर अखराजात होंगे, रमेश ने कहा। अखराजात की फिक्र मत करो, मालूमात कब तक हासिल कर लोगे? जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, जोलिया ने कहा। आप उससे स्मगलिंग के धंधे के बारे में पूछना चाहती हैं तो वो साफ मुकर जाएगा, रमेश ने कहा। वो इन दिनों किसी गैर मुल्की लड़की के साथ है। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। मुझे रामचंद्र से नहीं, उस गैर मुल्की लड़की जिसका नाम जैनी है से काम है, जोलिया ने कहा। ठीक है, आप कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? मैं 2-3 घंटों में मालूमात हासिल करके सबूत आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन मुआवजा 50 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए और किसी दूसरे को इस बारे में मालूम ना हो, वरना स्मगलिंग के हमारे बनाए असूलों के मुताबिक मुझे गोली मार दी जाएगी, रमेश ने कहा। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस बता देती हूँ, तुम वहीं आ जाओ, लेकिन जल्द अज जल्द ये काम करो। मुआवजा तुम्हें मालूमात मुहैया करने से पहले नकद दे दिया जाएगा, जोलिया ने कहा और साथ ही उसने होटल का नाम और कमरा नंबर भी बताकर रिसीवर रख दिया। ये कहीं हमें चक्कर न दे रहा हो, साले ने कहा, जो अब तक खामोश बैठी सिर्फ सुनती रही थी। हमारे काम में रिस्क लेना पड़ता है, गारंटी कोई नहीं दिया करता, जोलिया ने कहा तो साले ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। चीफ ने तुम पर एतमाद किया है तो तुम्हारी खुफिया सलाहियतें भी तेजी से जाहिर होने लगी हैं। अलबत्ता मेरी पोजीशन वही है जो इमरान की मौजूदगी में बाकी साथियों की होती है, साले ने कहा तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। फिर तकरीबन 1.5-2 घंटों के बाद फोन की घंटी बज उठी तो जोलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जोलिया ने कहा। आपकी कॉल है, रमेश साहब की तरफ से होटल एक्सचेंज ऑपरेटर की मौदबाना आवाज सुनाई दी। कराएं बात, जोलिया ने कहा। हेलो, रमेश बोल रहा हूं, मैं आपके होटल के करीब ही मौजूद हूं। मैंने तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर ली हैं, रमेश ने कहा। ठीक है, आ जाओ, जोलिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो साले उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे के करीब पोकशुदा डोर फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। कौन है बाहर? साले ने कहा। मैं रमेश हूँ, दूसरी तरफ से रमेश की आवाज सुनाई दी। ओके, साले ने कहा और रिसीवर हुक से लटकाकर आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी खड़ा था। आओ अंदर, साले ने एक तरफ हटते हुए कहा और रमेश के अंदर दाखिल होने पर साले ने दरवाजा बंद कर दिया। आओ बैठो, जोलिया ने कुर्सी पर बैठे बैठे रमेश को कहा तो वो सर हिलाता हुआ जोलिया के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि साले भी जोलिया के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। क्या मालूम हुआ है? जोलिया ने कहा। पहले मेरा मुआवजा मुझे दिया जाए, रमेश ने कहा। साले जाकर रकम ले आओ, जोलिया ने साले का असल नाम लेते हुए कहा तो साले उठकर दूसरे कमरे में चली गई। आपका नाम क्या है? रमेश ने कहा। मेरा नाम कुलसूम है। इत्मीनान से बैठो, तुम दुरुस्त जगह पर आए हो, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो रमेश के चेहरे पर इत्मीनान के तसुरात ऊपर आए। कुछ देर बाद साले वापस आई तो उसके हाथ में एक चेक बुक थी। उसने चेक बुक जोलिया के हाथ में दे दी। जोलिया ने एक चेक को बुक से अलहदा किया और फिर बाल पेन से उस चेक पर लिखना शुरू कर दिया। आखिर में उसने दस्तखत किए और चेक सामने बैठे रमेश की तरफ बढ़ा दिया और चेक बुक वापस साले को दे दी, जो उठकर वापस अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। ठीक है मैडम, शुक्रिया, रमेश ने काफी देर तक चेक को गौर से देखने के बाद कहा और चेक को तह करके जेब में डाल दिया। उसी लम्हे साले वापस आ गई। हाँ, अब तफसील से बताओ, कहाँ है रामचंद्र और किसके साथ है? जोलिया ने कहा। मैडम, रामचंद्र एक गैर मुल्की लड़की के साथ जिसका नाम जैनी बताया गया है और जो शायद यूनान, कब्रिस या इसराइल से ताल्लुक रखती है। पहलगाम के दुश्वार तरीन पहाड़ी हिस्से जिसे ज़र्ब को ही कहा जाता है की तरफ एक जीप में जाते हुए देखा गया है।
जीप को कोई ड्राइवर चला रहा था, जबकि जैनी साइड सीट पर और रामचंद्र अगली सीट पर बैठे हुए थे। रमेश ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने ज़रकोही इलाका देखा हुआ है, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये दोनों वहां क्यों जा रहे हैं? जोलिया ने पूछा। मैडम, ज़रकोही उस इलाके को इसलिए कहते हैं क्योंकि कदीम दौर से मशहूर है कि पहलगाम के इस पहाड़ी इलाके में ज़र यानी सोने की बेशुमार कानें हैं। लेकिन ये पहाड़ी इलाका इस कदर दुश्वार गुजार है कि मशहूर है कि वहाँ जाने वाला वापस जिंदा नहीं आया। वो लोग लालच में वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं हो सके और सोने का एक ज़रा भी नहीं हासिल हुआ और कम ही वहाँ जाने वालों में से कोई जिंदा वापस लौटा होगा। रमेश ने कहा, तो ये दोनों वहाँ क्यों जा रहे थे और कब आखिरी बार उन्हें देखा गया है? जोलिया ने हैरान होकर पूछा। उन्हें 2 घंटे पहले ज़रकोही की तरफ जाते देखा गया है, लेकिन वहां क्यों गए हैं इस बारे में अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि शायद गैर मुल्की लड़की वहां का सर्वे करके अपने मुल्क के माहिरीन को बताना चाहती हो, ताकि गैर मुल्की माहिरीन खामोशी से वहां से सोना निकाल कर ले जाएं। रमेश ने अंदाजा लगाते हुए कहा, ठीक है, हमने फौरन वहां पहुंचना है। तुम इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हो? जोलिया ने चंद लम्हे सोचने के बाद फैसला कुन लहजे में कहा, हमें यहाँ से टैक्सी या कार में नज़दीकी पहाड़ी शहर प्रेमगढ़ जाना होगा। वहाँ से ताकतवर इंजन वाली जीप हासिल करके हमें ज़रकोही की तरफ बढ़ना होगा और इस तरह हम ज़रकोही के उस इलाके तक पहुँच जाएंगे जहाँ से पैदल आगे बढ़ा जा सकता है और आगे का सफ़र बहुत तवील और ख़तरनाक है। मैं आपकी सिर्फ उस इलाके तक रहनुमाई करूँगा, उसके बाद नहीं। रमेश ने कहा, ठीक है, क्या खर्चा होगा? जोलिया ने कहा, 10 लाख मेरे ड्राइविंग और बतौर गाइड फीस, 10 लाख की जीप आएगी और 2 लाख मुतफरक अखराजात, कुल 22 लाख रुपए, लेकिन ये कैश होने चाहिए। रमेश ने कहा, होटल वालों से मिल जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। जोलिया ने कहा और उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही साले और रमेश भी उठ खड़े हुए। तुम बैठो रमेश, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर साले जाएगी और फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, जोलिया ने कहा। रमेश के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़ी और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।